Good morning students. Welcome once again in Eclipse International Online Classes. In the previous video lecture we have done up to ionic compound formation and ions. In the ion topic, on the basis of atomicity we have considered two categories of ions: monoatomic ions and second is polyatomic ions, right? In the previous video lecture we have taken some examples also, just like Na plus, Mg plus 2, Ca plus 2. These are included, many more. These are included in monoatomic ions because these have only one atom. Polyatomic, NH4 plus, SO3 2 minus, SO4 2 minus, CO3 2 minus. These are considered as polyatomic ions because these ions have more than one atoms as a charged species. ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि चार्ज्ड है वो क्या कहलाता है? पॉलीएटॉमिक आयन के रिगार्डिंग कंसीडर किया जाता है. नेक्स्ट जो लिया था अपन ने वो लिया था चार्ज के बेस पे. अकॉर्डिंग टू चार्ज वी ऑल्सो हैव कैटेगराइज द आयंस. एक पॉजिटिवली चार्ज्ड, आयंस और नेक्स्ट था नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस. इस वाली कैटेगरी को अपन ने किस नाम से लिखा था? केटायंस के नाम से. और इस वाली कैटेगरी को अपन ने लिखा था एनायंस के नाम से. ठीक है, तो केटायंस और एनायंस अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे. अब जो अपन बात करेंगे कि जो ये आयंस के बेस पे नेक्स्ट कैटेगरी दी गई थी कि सिंपल आयंस कौन से होते हैं और कॉम्प्लेक्स आयंस किन्हें कहा जाता है. तो ज़्यादा कुछ नहीं है. जो सिंपल आयंस हैं उनको हम मोनोएटॉमिक के बेस पे पहले ही देख चुके हैं और जो कॉम्प्लेक्स हैं उनको एज अ पॉलीएटॉमिक आयंस अपन कंसीडर करते हैं. तो सिंपल आयंस जो होते हैं वो एक एटम के ऊपर अगर चार्ज होता है तो उसे कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? सिंपल आयंस की कैटेगरी में रखा जाता है. और अगर ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर अगर कोई चार्ज कंसीडर किया जाता है तो उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं? पॉलीएटॉमिक आयंस की कैटेगरी में रखते हैं. आगे जब अपन बात करते हैं कि आयंस के रिगार्डिंग अपन जो बातें कर रहे हैं या आयन के अलावा जो अपन ने मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करी है, तो अपन क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या पर्पज़ है कि हम आयंस और मॉलिक्यूल्स को कंसिडर कर रहे हैं? तो बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जो कि आपको 10th में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है, या यूँ कह दें कि अगर जिसने पढ़ाई नहीं करी है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला है, वो है फॉर्मूला फॉर्मेशन, राइटिंग ऑफ फॉर्मूला. तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब आप किसी का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो फॉर्मूला लिखते टाइम कि वो पॉजिटिव आयन है या फिर वो नेगेटिव आयन है, या अगर मॉलिक्यूल है तो उसकी वैलेंसी क्या है. वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए. वैलेंसी होती क्या है? तो पहले अपन यही डिस्कस कर लेते हैं कि वैलेंसी होती क्या है. बेसिकली आई थिंक मैंने वैलेंसी के बारे में पिछले चैप्टर में भी आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कि वैलेंसी होती क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट की जो अनदर एलिमेंट के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वो उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है. तो पहले
फॉर्मूला राइट करने से पहले अपन वैलेंसी को डिस्कस करते हैं। वैलेंसी होती क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर पावर ऑफ एन एलिमेंट विथ अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की जो कैपेसिटी होती है दैट इज नोन एज वैलेंसी। Combining capacity of an element with another element is called valency। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसकी वैलेंसी कहा जाता है। जैसे कि Na की वैलेंसी क्या है? +1। ऐसे ही मैग्नीशियम, इसकी वैलेंसी क्या है? +2। यानी ये 2 ऐसे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकता है जिनकी वैलेंसी कितनी हो? 1 हो, लेकिन कैसी हो? नेगेटिव में हो, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। और जाहिर सी बात है कि इन पे पॉजिटिव, पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने कॉमन सॉल्ट को एग्जाम्पल लिया था। तो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन जब अपन देख रहे थे तो अपन क्या कंसिडर कर रहे थे कि सोडियम और क्लोरीन आपस में क्यों रिएक्ट करते हैं? क्योंकि उनको अपना आउटर मोस्ट शेल क्या करना होता है? कंप्लीट करना होता है। तो इनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स अपन देखते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिनके आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एलिमेंट्स अपने आउटर मोस्ट शेल को बाय द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यानी जिनके पास भी आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैसा चार्ज गेन कर लेंगे? पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेंगे। बेसिकली वो कैसी फॉर्म में रहेंगे? कैटायंस की फॉर्म में रहेंगे। लेकिन जिन भी एलिमेंट्स के पास मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, वो क्या करेंगे? ट्राई टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अनदर एलिमेंट। और ऐसी कंडीशन में उनके पास कैसा चार्ज रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उन्हें क्या कहा जाएगा? एनायंस कहा जाएगा। तो कैटायंस और एनायंस कैसे फॉर्म होते हैं वो आपको पता चल गया। अब जब किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन की बात आती है तो ये क्या करते हैं? आपस में एक्सचेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जस्ट लाइक द कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या फॉर्म कर रहा था? NaCl का फॉर्मेशन कर रहा था। तो NaCl का फॉर्मेशन किसके थ्रू हुआ? कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन के थ्रू हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कह सकते हैं कि वैलेंसीज के थ्रू हम क्या बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट दूसरे वाले किसी दूसरे एलिमेंट के साथ आपस में कंबाइन हो सकता है या नहीं हो सकता। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो आपस में क्या नहीं होंगे? कंबाइन होंगे ही नहीं, क्योंकि रिपेल करेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव भी क्या नहीं कर पाएंगे? आपस में रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। और बेसिकली इसीलिए अपन कहते हैं कि मेटल्स इजीली रिएक्ट कर पाते हैं किसके साथ? नॉन मेटल्स के साथ। रीज़न, मेटल्स पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और नॉन मेटल्स पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो मेटल्स जो कैटायंस हैं और नॉन मेटल्स जो कि एनायंस हैं वो इजीली आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। अब बात करें अगर वैलेंसीज की, तो कुछ एलिमेंट्स को तो अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज़ करके उनकी वैलेंसी मिल जाती है और किसी को इलेक्ट्रॉन गेन करने पर उनकी वैलेंसी मिलती है। तो वैलेंसी को हम कैसे कंसीडर करते हैं? अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 या लेस देन 4, तो उनकी वैलेंसी वही होती है जो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि किसी के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 2 होगी।
किसी के अगर आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 3 ही होगी। अगर किसी के 4 है तो उसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 4 ही होगी। लेकिन अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको वैलेंसी देते टाइम एक स्पेसिफिक थिंग जो कि आपको कंसीडर करनी है वो ये है 8 माइनस करके देनी है उसकी वैलेंसी। कैसे? 8 माइनस करके वैलेंसी देनी है। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स है किसी के आउटर मोस्ट शेल में तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 8 माइनस 5 कितनी हो गई, 3 वैलेंसी होगी। किसी के 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 8 माइनस 6 कितनी हो गई, 2 हो गई। तो वैलेंसी कैसे कंसीडर करते हैं, इफ एलिमेंट हैज electrons in valence shell equal to 4 and less than 4 then valency will be equal to electron number which is present in वैलेंस शेल। वैलेंस शेल किसको बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल को। तो उस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे अपन क्या कह देंगे कि उसकी वैलेंसी भी उतनी ही होगी, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स कितने हों, मोर देन 4 हों, ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, इफ element has more than 4 electrons in outermost shell तो इसे क्या कहा जाएगा, वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉन्स इन outermost shell then वैलेंसी will be क्या होगी, 8 माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको 8 में से माइनस करके आप उसकी वैलेंसी दे देंगे, ठीक है। ये तो हुए कुछ रूल्स। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा वैलेंसीज होती है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं अपन। और जब भी आपको नेमिंग करनी होती है आयंस की, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की, तो ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर आयंस जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनके पीछे अपन लगाते हैं एम, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। और नेगेटिव आयंस जो भी होते हैं उनके पीछे या तो लगाया जाता है 8, ठीक है, या फिर लगाया जाता है इड। जैसे कि हैलाइड्स जितने भी हैं वो सारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जैसे कि F माइनस है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लोराइड। नॉन मेटल्स में जैसे ऑक्सीजन है उस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, क्या बोलते हैं, ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन वो भी नॉन मेटल्स में आता है तो उसको भी क्या कहते हैं, जब वो नेगेटिवली चार्ज होता है तब उसे क्या कहा जाता है, हाइड्राइड। तो नेगेटिवली चार्ज जो आपके पास आयंस होते हैं उनके पीछे या तो इड लगाकर उनका नेमिंग की जाता है या फिर उसके पीछे 8 लगाकर उनका नेमिंग कर दिया जाता है। जैसे नाइट्रेट, ठीक है, या फिर सल्फेट 8 लगा दिया, या फिर इड लगा दिया, जैसे कि सल्फाइड, ऑक्साइड,
ब्रोमाइड, क्लोराइड, ये सारे नेगेटिव है। जिनके पीछे ईएम लगता है, 8 के साथ आइट भी लगता है, जैसे नाइट्राइट, सल्फाइट, तो आइट, 8 और इड, दैट इज द सिंबल दैट आयन इज नेगेटिवली चार्ज, या आयन कैसा है, एनायन है। लेकिन जिसके पीछे ईएम लग गया, जैसे अमोनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम, ये सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज होंगे। यानी आप उनके नेम को देखकर ही बता सकते हैं कि वो केटायन होगा या फिर एनायन होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, एलिमेंट्स एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करता है, ठीक है, तो फिर उसका नेमिंग कैसे किया जाएगा, कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं कि जब एक से ज़्यादा एक ही सिमिलर एलिमेंट ही एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करेगा, तो हायर जो वैलेंसी होगी या लोअर जो वैलेंसी होगी उसको अलग अलग नाम देकर उसको स्पेसिफाई किया जाता है कि कौन सी वाली वैलेंसी के अंदर वो उस टाइम पर प्रेजेंट है। पहले तो अपन ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसीज शो करते हैं। तो कॉपर, पहला है कॉपर। कॉपर जो होता है वो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करता है। सेकंड है आपका आयरन, आयरन भी एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करता है। थर्ड है आपका मरकरी, मरकरी भी एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करता है। एक है लेड, लेड भी एक से ज़्यादा वैलेंसीज शो करता है, ठीक है। अब जब ये पता है कि ये एलिमेंट्स हैं, स्टेनस भी होता है, टिन भी एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करता है। देखो कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर की 2 वैलेंसीज होती है, एक होती है Cu+1 और एक होती है Cu, इस 1 को आप आगे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2+, ठीक है। आयरन की भी 2 वैलेंसीज होती है, Fe2+ और Fe3+। ऐसे ही मरकरी की भी 2 वैलेंसीज होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो होती है Hg+ और एक 2+, और एक होता है लेड Pb, उसकी भी 2 वैलेंसीज होती है, एक होती है Pb2+ और एक होती है Pb4+। अब जब अपने को पता है कि ये एक से ज़्यादा वैलेंसी शो कर रहे हैं तो फिर इनका नाम कैसे दिया जाएगा। और मेन प्रॉब्लम तो ये है ना कि इनकी वैलेंसीज सेम चार्ज वाली हैं। भाई जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, एक के पीछे ईएम होता, एक के पीछे आइट या फिर 8 में से कुछ मिल जाता तो पता चल जाता कि ये कौन सी वैलेंसी शो कर रहा है। लेकिन दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं या फिर दोनों ही वैलेंसीज पे सेम चार्ज पाया जा रहा है तो दोनों के लिए ईएम तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो इसके लिए अपन एक स्पेसिफिक रूल फॉलो करते हैं, वो रूल ये है कि जो लोअर वैलेंसी होती है, लोअर वैलेंसी, जैसे इन दोनों में से लोअर वैलेंसी कौन सी है, +1, इन दोनों में से लोअर वैलेंसी कौन सी है, +2, इन दोनों में से +1, इन दोनों में से +2। तो ये जो लोअर वैलेंसी वाले जो भी शो करने वाली जो आपकी वैलेंसी शो करने वाली जो स्पीसीज होती है लोअर वाली, उसके लिए जब नेम दिया जाता है तो उसके पीछे क्या जोड़ दिया जाता है, अस जोड़ दिया जाता है। जैसे इसको नाम दिया जाएगा क्यूप्रस, ठीक है, इसको नाम क्या दे दिया जाएगा, क्यूप्रस। इसको क्या नाम दे दिया जाएगा, पैरस, अस जोड़ दिया। इसको क्या नाम दिया जाएगा, मर्क्यूरस। इसको क्या नाम दिया जाएगा, प्लम्बस, ठीक है। तो लोअर वैलेंसी के साथ क्या जोड़ दिया जाएगा, अस जोड़ दिया जाएगा। तो इसका नाम क्या बन गया, क्यूप्रस। इसका नाम क्या बन गया, फेरस।
इसका क्या है, मर्क्यूरस, और इसका नाम क्या है, प्लम्बस। तो जिसके भी पीछे अस लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि वो लोअर वैलेंसी को शो कर रहा है। अब सेकंड आया हायर वैलेंसी को फिर किस तरह से शो किया जाए। तो हायर वैलेंसी के लिए नेम के पीछे क्या जोड़ दिया जाता है, एक। कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, एक वर्ड यूज किया जाएगा। कैसे, ये क्यूप्रस था, ये क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक। ठीक है, इसका नाम क्या था, क्यूप्रस, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक। इसका नाम क्या है, फेरस, इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरिक। इसका मर्क्यूरस, इसका हो जाएगा मर्क्यूरिक। इसका प्लम्बस, तो इसका हो जाएगा प्लम्बिक। ठीक है, तो नाम से पता चल जाएगा कि कौन सी वैलेंसी आपको दी गई है। अब जैसे इसका नाम फेरस है तो इसका हो जाएगा फेरिक। इसका नाम मर्क्यूरस है तो इसका हो जाएगा मर्क्यूरिक। इसका प्लम्बस है तो इसका हो जाएगा प्लम्बिक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक से ज़्यादा, जैसे टिन का होता है स्टेनस, स्टेनिक। ठीक है, तो ये आपको इनके नेम से ही पता चल जाएगा कि आपको कौन सी वैलेंसी दी गई है, +2 दी गई है या +3 दी गई है। ये क्यों काम आएंगे अपने को, देखो कई बार क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे फॉर्म करवाने के लिए नाम दे देता है। जैसे उसने कहा कि फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए या फेरस क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आयरन को आपको किस फॉर्म में लेना है। तो एक दूसरा वे भी होता है, जब आपको मान लीजिए उसने ये नहीं कहा कि फेरस क्लोराइड बनाइए या फिर फेरिक क्लोराइड बनाइए, तो फिर वो क्या लिखेगा, वो आयरन अगर लिख के देगा तो रोमन वर्ड के अंदर फर्स्ट सेकंड लिख के देगा उसके ब्रैकेट में। कैसे, आयरन सेकंड क्लोराइड। इस सेकंड का मतलब क्या है कि आयरन कौन सी वैलेंसी शो कर रहा है, यहाँ पे +2 वाली वैलेंसी शो कर रहा है। जैसे उसने लिखा कॉपर सेकंड ऑक्साइड, तो कॉपर किस फॉर्म में है यहाँ पे, +2 वाले। ठीक है, तो या तो उसका नेम देगा पर्टिकुलर, जैसे क्यूप्रस दे देगा, अगर क्यूप्रस नहीं देता है तो Cu फर्स्ट लिख के देगा या कॉपर फर्स्ट लिख के देगा, या तो पहले ही दे देगा कि फेरिक का बनाइए, और अगर नहीं देगा तो आयरन के साथ क्या लिखेगा, थर्ड लिख के देगा। ठीक है, तो किसी भी वे के अंदर वो आपको इंटीमेट करेगा कि आपको कौन सी वाली वैलेंसी यूज़ करनी है, और जिनकी सिंगल वैलेंसी होती है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो बेसिकली आपको पहले वैलेंसीज लर्न करनी है। मैं आपको वैलेंसीज भेज दूँगी बाय द ग्रुप, जो आपका ग्रुप बना हुआ है उसके ऊपर मैं वैलेंसीज का एक पूरा टेबल बना हुआ है, वो पूरा वैलेंसी का टेबल आपको भेज दूँगी। तो प्लीज़ लर्न करिए उन वैलेंसीज को, क्योंकि विदाउट लर्निंग ऑफ द वैलेंसीज यू विल बी नॉट एबल टू फॉर्म द फॉर्मूलाज। और फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो पार्ट है इस चैप्टर का वो बेसिकली आपके 10th स्टैंडर्ड से बिल्कुल कोरिलेट करता है, या यूँ कह दे कि बेस बनाता है 10th के चैप्टर्स का। तो प्लीज़ इस चैप्टर में ये जो पॉइंट है वो बहुत अच्छे से कंसिडर करके चलिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप घर पे बैठ के कितना स्टडी कर रहे हैं। अगर ऑफलाइन क्लासेस चल रही होती तो थोड़ा इजी वे होता है कि बच्चों से इंटरेक्ट हो पाते, किसने कितना लर्न किया है। तो अभी तो सिर्फ इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि सारा कुछ आप ही पे डिपेंडेबल है कि आप कितना लर्न करेंगे कितना नहीं करेंगे।
तो मेरा तो यही सजेशन है कि प्लीज़ उन टेबल्स को लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि फर्दर ऑन जब अपन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर फॉर्मूला फॉर्म करना सीखेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है अगर आपने वो वैलेंसीज लर्न नहीं करी है तो प्लीज़ जो भी आपको यहाँ पे गाइड किया गया है इन नोट्स को कंसीडर करिए, प्लस जो आपको टेबल्स भेजे जाएंगे उनको लर्न करिएगा। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।